नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। किसकी लोकप्रियता में उछाल और किसकी लोकप्रियता में गिरावट, ये हम आंकड़ों के चश्मे से देखते हैं और ये बताते हैं साल दर साल मूड ऑफ द नेशन हमारे सर्वे में आंकड़े क्या कह रहे हैं। क्योंकि आंकड़ों की बिसात पर जब बात होती है तो किसी को भी अच्छे से सवाल जवाब करना मुमकिन हो पाता है। तो चलिए आंकड़ों की शुरुआत करें। उससे पहले आपका स्वागत और परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत, क्योंकि आज युवाओं के साथ बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ हैं जो इन बहसों में हिस्सा लेना चाहते हैं। वो भी हमारे साथ सवाल जवाब करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के। चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अजय आलोक, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए अब आपके सामने आंकड़े रखने शुरू करते हैं, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं मूड ऑफ द नेशन जो हम साल में 2 बार करते हैं, उसमें सीट प्रोजेक्शन 2024 के लिए क्या कहता है। तो सबसे पहले जो अभी जनवरी 2023 के आंकड़े थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 298, कांग्रेस 153, कांग्रेस प्लस है याद रखिएगा, यानी एनडीए यूपीए आप इसे समझ सकते हैं। वहीं पर अन्य को आप देख रहे हैं 92 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जनवरी 2023, यानी अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो फिर किसको आएगी कितनी सीटें, ये है हमारा प्रोजेक्शन। अगस्त 2022 पे चलते हैं, जो हमने पिछले साल किया था, तब बीजेपी प्लस को 307 सीटें आ रही थी, यानी 5 सीटों की गिरावट है मूड ऑफ द नेशन के 2 सर्वेस के बीच में। वहीं 125 सीटें कांग्रेस प्लस को आ रही है और अन्य को यहां बहुत बड़ा हिस्सा 111 का आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको लिए चलते हैं और 6 महीने पीछे, यानी जनवरी 2022 में। तब जब हमने ये सर्वे किया था तो 296 सीटें बीजेपी को आ रही थी, 127 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 120 अन्य को। अब हम आपको जल्दी से वोट शेयर भी दिखा देते हैं, क्योंकि वोट शेयर के नजरिए से भी आप देखेंगे अक्सर चर्चा होती है सीटें तो इतनी, लेकिन वोट शेयर कितना। तो देखिए, जब जनवरी 2023 में हमने किया 43% वोट बीजेपी प्लस को जाते हुए, कांग्रेस को 29, अन्य को 28। जब हमने 6 महीने पहले मूड ऑफ द नेशन किया था तो बीजेपी प्लस को 41% वोट जा रहा था, लेकिन देखिए 41% वोट्स पाते हुए वो सबसे ज्यादा 307 सीटें पा रहे थे। तब वोट प्रतिशत में जो आप इजाफा देख रहे हैं, अब 28 देखिए कांग्रेस का है और 31 है अन्य का। 31 का यही बताता है कि कैसे 111 सीटें आ रही थी। अब जनवरी 2022, 6 महीने और पीछे चलिए, 41, 27, 32, ये है वोट परसेंटेज। अब हम आपको ग्राफ के जरिए दिखाते हैं कि किसकी लोकप्रियता में उछाल और किसकी लोकप्रियता में गिरावट है। तो सबसे पहले अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये तीनों देखिए, ये ग्राफ उनका ऊपर बढ़ता है और फिर 298 पर आता है। 296 से तो ऊपर है लेकिन 307 से नीचे है। अब यूपीए का आपको दिखा देते हैं। तीनों ही मूड ऑफ द नेशन सर्वेज में यूपीए का आंकड़ा कहां पर कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप देखिए 127 से 125 पे आते हैं, लेकिन फिर 153 पर, 153 पर वो पहुंच जाते हैं, 150 से ज्यादा। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं वोट शेयर भी, ताकि वोट शेयर के नजरिए से भी आप ये देख सकें। वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समझिए इसे 41, 41, 43 इजाफा हो रहा है। वहीं जब आप वोट शेयर यूपीए का देखते हैं तो 27, 28, 29, 1% की बढ़त यहां पर यूपीए के भी वोट शेयर में होती हुई दिखाई दे रही है। पहला सवाल हम आपसे करें सुधांशु त्रिवेदी जी, और वो सवाल ये है कि आप बढ़ रहे हैं घट रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष भी 1% बढ़ता हुआ यूपीए प्लस दिख रहा है। ये क्या कह रहा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे अब जनता समझ रही है और आपके लिए बड़ी चुनौती होगी 24 में? देखिए, अगर आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट देखें तो स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% की मानी जाती है, तो लगभग वही परसेंटेज है। अगर इन टर्म्स ऑफ सीट देखें तो प्लस माइनस 500-300 के आसपास हम हैं। इनका जो 1% आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यदि हम ये माने कि एनडीए भी बढ़ रहा है, यूपीए भी बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये हो गया कि जो तथाकथित थर्ड फ्रंट है या जो अन्य क्षेत्रीय दल है, जिनके दिलों में ज्यादा मंसूबे पैदा हो गए थे पिछले कुछ महीनों में, और जिनके मंसूबों पे पानी फेरने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा भी की थी, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की स्थिति क्रमशः मतलब अब आपको ममता से ज्यादा राहुल पसंद आने लगे? नहीं। मैंने तो ये कहा
कि हमारे लिए नहीं की थी ना, वो तो उनके लिए की थी। ममता जी को दिखाना था, नीतीश जी को दिखाना था, शरद पवार जी को, ये दिल्ली वाले नए नवेले अजब अलवेले केजरीवाल जी को दिखाना था कि भाई तुम लोग जितनी भी अपनी दिखा लो हैसियत, मगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम हैं। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय दलों के बीच में जनता का मत जो है विभाजित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, अब अगर इसमें आप कांग्रेस और भाजपा भी दिखा दें एनडीए और यूपीए में, तो मुझे लगता है वो अंतर बहुत स्पष्ट और इतना बड़ा अंतर दिख जाएगा कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। क्योंकि मेरे विचार से इस 298 में कम से कम 280 के आसपास भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए और 153 में 60-65 के आसपास कांग्रेस होनी चाहिए। मतलब आधी तो नहीं होनी चाहिए, ये तो मेरा विचार है, बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर बताएं। सापरा साहब वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को नहीं, आप थर्ड फ्रंट को नुकसान कर रहे हैं, वही जिनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है 24 के लिए। आगे आगे देखिए होता है क्या, बदलते जाएंगे धीरे धीरे समय आने पर। देखिए राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा निकाली है उसके पीछे उद्देश्य थे, जनता के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई। अब महंगाई खुद इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल के, उन्होंने खुद कहा है कि हम अगर हिमाचल में हारे तो दो मेन मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई। उन्हीं मुद्दों को लेकर के श्री राहुल गांधी चले। आर्थिक विषमता जो इस देश में नजर आ रही है वो मुद्दा, और नफरत, किस तरह से ध्रुवीकरण इस देश में चल रहा है, किस तरह से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, उसको लेकर के चले। तो ये जो मेन मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों की वहां पर मांग है कि आज युवा अगर यहां भी बैठा है तो अधिकतर युवा उसको नौकरी नहीं मिल रही है। हालांकि कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बनने की कोशिश पे है, लेकिन उसको नौकरी अगर लेने जाना है तो उसको कतार में खड़ा रहना पड़ता है या फिर पकोड़े तलने जाना पड़ता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी चले हैं, इसलिए आपको 153 सीटें जो यहां पर नजर आ रही हैं, और समय आने से आधा ही है 153, हाँ तो आधे से बढ़ेगा ना, समय है। इस बार राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 2023 है, फिर 24 है। नहीं मैं पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी को आप पीएम बनते देख रहे हैं? बिल्कुल पीएम बनते देख रहे हैं हम, क्यों नहीं देखना चाहिए। अगर हमारी सीटें ज्यादा आएंगी तो निश्चित रूप से जिसकी सीटें ज्यादा होगी वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। थर्ड फ्रंट को एक एक रिस्पॉन्स ले फिर आ रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता, अब उनको लग रहा है कि वो दरकिनार हो गए और ये आंकड़े बता रहे हैं घनश्याम जी, आप 92 पर पहुंच गए हैं, 120 एक साल पहले की बात है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो थर्ड फ्रंट, तथाकथित थर्ड फ्रंट है, वो सिमटता दिख रहा है। क्या वजह है? नमस्कार अंजना जी, आपको यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए आंकड़े तो बदलते रहते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है अडानी और नरेंद्र अडानी जी की स्पीच। अडानी इसलिए कहा क्योंकि इस साल के शुरुआत में इंडिया टुडे ने बड़ा सा इंटरव्यू किया अडानी जी का। उस समय लगा कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी पूरे देश पर हावी हैं, उसी तरीके से अडानी जी समूचे विश्व पे हावी होने लगे थे। उसके बाद एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है कि एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, प्रवक्ता, सांसद छुपे रहे? एक मक्खी उड़ने पे भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, प्रवक्ता बहस के लिए आ जाते थे। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक हफ्ते तक जब 11 लाख करोड़ का मार्केट साफ हो गया, ये इंडिया टुडे बताता है कि अडानी जी के अपने समूह का लगभग आधा मार्केट साफ हो गया। एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छुपे रहे। आज के अखबार में लेख है जो कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3 घंटे संसद में भाषण दिया। उस 3 घंटे में मैंने नरेंद्र अडानी क्यों कहा, क्योंकि इस जुगलबंदी का नाम है। नरेंद्र जी बोलते रहे, लेकिन उनकी आवाज से ज्यादा अडानी जी पे उनकी खामोशी गूंजती रही। समूचे संसद में अडानी अडानी आवाज आ रही थी। लेख में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी के बारे में नहीं कहा कुछ। ये इस बार का इंडिया टुडे है। ये कहता है कि इस देश में जितने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिले, लगभग 3 करोड़ 80 लाख, उतने ही युवा इस देश में बेरोजगार हैं, जो कि लगभग 1 करोड़ बढ़ा है पिछले 1 साल में। यह कहता है कि इसमें से बहुत सारे लोग बैठे हैं जो 18 से 24 साल की उम्र के हैं। 50% युवा इस देश में 18 से 24 साल के बेरोजगार हैं। क्या आपने देश के प्रधानमंत्री को, क्या आपने देश के किसी भी मंत्री को यह बताते हुए सुना है कि उनके पिछले 10 साल के शासनकाल में क्यों बेरोजगार हैं? ये जो 24 साल का युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहां पर। पिछले 24 साल में भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि 70 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 24 साल में लगभग आधा समय भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में रहा है। पिछले 24 साल में जितने राज्यों में शासन रहा है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। तो उसके बाद अगर भारत का 24
साल का युवा 50% बेरोजगार है, तो इसकी सरासर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ये नरेंद्र अडानी का जो जुगलबंदी है, उससे देश को जो नुकसान हुआ है, प्रधानमंत्री की साख पर सवाल उठे हैं, भारतीय जनता पार्टी खामोश है। और जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, चाहे वो जो आटे को लेकर हो, चाहे वो अंडे को लेकर हो, चाहे वो दूध को लेकर हो, इस सब की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और ये आंकड़े एक साल में बदल जाएंगे अगर इन्होंने अपने आप को नहीं बदला तो 111 से 92 बदल जाएंगे, अपने आप बदलेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो पार्टी देश के आधे युवाओं को बेरोजगार कर दे, वो पार्टी स्वयं बेरोजगार हो जाएगी। अजय आलोक जी, आपका कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं बदलेगा मामला और एनडीए बीजेपी बाहर। देखिए, ऐसा है कि आपने जो आंकड़े दिखाया अंजना जी, पिछले बार भी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग थे, और निश्चित तौर पे कांग्रेस का 19% से 28% पे जाना एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अच्छी बात मैं मानता हूं कि मजबूत विपक्ष हो रहा है। जहां तक रही घनश्याम जी जो ने कहा कि नरेंद्र अडानी, पिछले चुनाव में हमने सुना चौकीदार चोर, ये सब नैरेटिव लेके आज की तारीख में युवाओं के पास आप नहीं जा सकते हैं। 18 से 24 साल के युवा का समय होता है पढ़ने का, क्योंकि आजकल 17 साल में तो लोग 12th 17-18 में करते हैं। उसके बाद अगर कोई इंजीनियरिंग करने गया, मेडिकल करने गया, तो 22-23 साल में वो बन के निकलता है। ठीक है, तो 17 से 24, 18 से 24 में बेरोजगारी की बात कहाँ गई? ये तो करियर बिल्डिंग का टाइम है। अब आप उन बेरोजगारों की बात कर रहे हैं जो आप गांव में देख रहे हैं, जो आप अग्निवीर में जा रहे हैं, या कोई और जो किसी कारण से पढ़ लिख नहीं पाए और वो 18 साल में रोजगार ढूंढने लगता है। तो मुझे लगता है कि सरकारों का प्रयास होना चाहिए कि वैसे रोजगारों, वैसे युवाओं को 18 से 24 में अगर हम लोग पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें, उच्च शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दें, तब इस देश का भविष्य सुधरेगा। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार और पहले की भी सरकार है, उनका फोकस इसमें रहा है। कितना अचीव कर पाए ये जनता पे छोड़िए। महंगाई, बेरोजगारी, क्या अन्य मुद्दों पर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र सब पर हावी होगी 24 में? क्या देख रहे हैं आप विनोद जी? या पीएम की लोकप्रियता? नहीं, पीएम की लोकप्रियता तो एक बड़ा फैक्टर रहेगा ही रहेगा। जितने चुनाव अभी होने हैं और जो 24 तक होंगे, उनमें नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का तो एक पैमाना रहेगा ही रहेगा। लोकप्रियता की बिसात क्या है? किस चीज पर ये लोकप्रियता खड़ी है? 2-3 कारण है उसके। पहली बिसात तो ये है कि विपक्ष के पास अभी कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। अभी दिसंबर 2023 तक कोई उभर के आ जाए तो अलग बात है। एक तो ये जब सामने कोई बड़ा पहलवान नहीं है तो जाहिर है जो पहलवान है वो अपने आप में आगे रहता है। दूसरी बात ये है कि 9 साल का जो कार्यकाल उनका है मोदी जी का, उनके अपने कामकाज की जो उपलब्धियां हैं या जो भी उनकी योजनाएं हैं जो है वो हैं उनके सामने। भले अब विपक्ष उसमें, जैसे अब घनश्याम जी ने बहुत आंकड़े दिए और बताया कि कैसी असफलताएं रही हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, वो अपने तरीके से अब वो कितना नैरेटिव ले जाते हैं लोगों के बीच तक, ये इनकी कार्यकुशलता पर निर्भर करेगा विपक्ष की। लेकिन अभी आज की तारीख में जो आपका सर्वे दिखा रहा है वो स्थिति वही है। अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तुलना में काफी आगे है। अब वो 5 सीट आगे है, 307 से 298, लेकिन अभी जो आज की तारीख है। लेकिन एक साल के अंदर क्या नैरेटिव बनता है? देखिए, हमेशा जो है चुनाव से, लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले स्थिति साफ होना शुरू होती है कि मुकाबला कैसा होगा। इसलिए अभी बहुत जल्दी है। अभी त्रिपुरा के चुनाव कल हुए हैं और उसके बाद दिसंबर तक 8-9 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। इनमें विपक्ष का क्या परफॉर्मेंस रहता है, विपक्ष मतलब कांग्रेस का क्या रहता है, क्योंकि बाकी दल तो है नहीं इन चुनावों में, उस पर भी ये जो 28-29% वोट कांग्रेस का है और सीटें, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा कांग्रेस का तो इसमें इजाफा हो सकता है। अगर परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत जैसा कि अपेक्षा वैसा नहीं रहा तो ये नीचे भी आ सकते हैं। तो इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस पर लौटेंगे क्योंकि कई लोग मानते हैं राज्यसभा और लोकसभा में चुनाव का पैटर्न अलग होता है। सुधांशु जी, सबकी बातों का जवाब, सब बातों का जवाब दीजिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको लग रहा है कि उसकी वजह से जनता उनकी तरफ बढ़ेगी। वो कह रहे हैं अडानी का मुद्दा जिस पर पीएम की चुप्पी, वहां से लेकर बीबीसी रेड्स, आप एक्सपंज कर रहे हैं राहुल गांधी को। क्या विपक्ष की आवाज को आप दबाते हैं, डिसेंट की आवाज को देश में दबाते हैं? जिसके बाद आप लोग अपने प्रश्न तैयार रखिएगा। देखिए, जो बातें हमारे विपक्षी मित्रों ने उठाई, हाँ। सबसे बड़ा अंतर जानते क्या है मोदी जी के पक्ष में? क्रेडिबिलिटी। और विपक्ष के साथ सबसे बड़ी समस्या है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, अभी बहुत बड़ा भाषण घनश्याम जी ने दिया। उत्तर प्रदेश में पिछले 30-32 वर्षों में 12 साल हम सत्ता में रहे और करीब 13 साल ये सत्ता में रहे, और जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस जमाने में भी लोग सपोर्ट में कितनी इंडस्ट्री लाए थे बताइए? हम तो बता रहे हैं, ब्रह्मोस की भी इंडस्ट्री आई है, सैमसंग की भी इंडस्ट्री आई है, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, 7 एयरपोर्ट बने। बताइए उनके जमाने में क्या था? अदालतों में बम फट जाते थे और उसके बाद उनके विड्रॉ किए जाते थे केसेस। अब सोचिए, इसलिए हम कह रहे हैं जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की बात है। अब जो ये कहते हैं, इसकी भी बात बताना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। अडानी समूह को पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? बोलिए,
सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? राजस्थान ने मिला है। 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। किसने? अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने दी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़ में, वो दिया है भूपेश बघेल जी ने। उसके बाद पोर्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला? महाविकास अघाड़ी की सरकार में, जिसमें ये शामिल थे, ठीक है। ये ऐसे ही दिखाते रहेंगे। और फिर उसके बाद केरल में इनको मिला है पोर्ट का प्रोजेक्ट। तो अगर आप देखें तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, अगर मान लीजिए गलत है जो कुछ आपने लिखा है, सही है ना? पढ़ो। नहीं सही है ना? पढ़ लीजिए। नहीं, मौनी बाबा तो आप बने हुए हैं भाई, मौनी बाबा आप बने हुए पढ़ लीजिए। हैं और आपके दो प्रधानमंत्री। पढ़िए। अच्छा चलिए, मान लिया तो कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो भाई? बोलिए, ये कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पढ़िए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं रिश्ता आपका बताइए हो ना। गया हो तो मैं उत्तर अब देता आप ना। ये बताइएगा कि आप कैंसिल कर रहे हैं। अब मैं इनका- आपको इनका बताता हो जाए हूं। तो मैं उत्तर अब नहीं सुनिए, पूरी बात कर लेते हैं, पूरी बात। अच्छा ये बताइए, पहला प्रोजेक्ट अडानी को कब मिला था? ये रिश्ता क्या कहलाता अरे है? सुनिए, रिश्ता मैं बता रहा हूँ। ये अरे मैं रिश्ता बता क्या रहा हूँ ना। कहलाता अरे रिश्ता तो ये इन्होंने रिश्ता मोविड भी क्या बना दिया कहलाता था। है, वो बोलिए ना। नहीं रिश्ता तो इन्होंने मोविड भी बना दिया था। हाँ, रिश्ता हम बताते हैं क्या कहलाता है। अरे म्यूट क्यों है? अरे भाई हम तो म्यूट आप हैं इस समय। अरे म्यूट क्यों अरे है? भाई आप इस समय म्यूट हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देश की लूट हो रही है और मोदी जी अरे म्यूट है। देश की लूट तो वो होती कमाल है, है, देश मैं की आपको लूट हो बताना रही। चाहता हूं। हाँ। सुनिए, जिस जमाने में मारुति थी, जिसका ओनर गांधी परिवार था, सारे बजट में 1000 सीसी से कम की सिर्फ कारों को छूट मिलती थी, क्योंकि 800 सीसी की मारुति होती थी। बोलिए देश की लूट थी कि नहीं? मतलब बोलिए। अब मैं सुनना चाहता हूं, सुनिए, अब मैं बताता हूं। 1980 में देश की लूट जानते क्या होती है? सत्ता में बैठ के एक कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का। बनाएगी भी वही, बेचेगी भी वही, अब मैं बोलूं? एक्सपोर्ट भी वही करने करेगी। दीजिए। और उसके पूरी बात हो जाने दीजिए जनाब। नहीं, और सत्ता में, नहीं सत्ता में। उससे पहले कंट्रोल ऑफ द कैपिटल इश्यू एक होता था, जो शेयर्स को भी वही कंट्रोल करेगा। और ये कौन है? ये वो रिलायंस है जिसके लिए आज आप हमारा होने की बात करते हैं। जलवाए जलाल 80 के दशक में हो गया। उसके बाद आप कहते हैं कि ये किसी के साथ क्यों होता है? और मैं तो कहना चाहता हूं, अगर आज आपको लगता है, आज तो खुल के मामला सामने आ गया। ये जॉर्ज सोरोस क्या बोला कि $1 बिलियन खर्च करेगा मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए, ये विदेशी कंपनियों के साथ। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, हिंडनबर्ग के साथ, बीबीसी के साथ। अरे अंग्रेजों से लड़े थे कांग्रेस वाले, ये तो इतिहास में पढ़ाया गया, वो भी इतिहास सामने आ रहा है। मगर अंग्रेजों के लिए भारत सरकार से लड़ते हुए आज दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, आपने एक प्लेकार्ड पकड़ा था, मोडानी, बघेलानी, गहलोतानी पर भी बोल दीजिए। मैं बोलता हूं, इन्होंने जितनी बातें करी, हम क्या डिमांड कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना जेपीसी लगाइए। हम कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस है, उनके निगरानी में आप इंक्वायरी करिए। तो आप राजस्थान की भी कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की भी कर लीजिए और महाविकास आघाड़ी की भी कर लिए। अरे करिए ना, तो आप भेजिए। कुछ मिलेगा तो राज्य ना। सरकार की सुनिए, केंद्र नहीं कर मैं बीच सकती, में नहीं बचकानी बोला था, बात मत सुनिए। करिए। अच्छा, या तो रिकमेंड कर नहीं, दीजिए। मैं बीच सुधांशु में जी, नहीं बोला पूरा था। कर लेने दीजिए। सुनिए, नहीं, तो और ये महाविकास बताइए, आघाड़ी राज्य की नहीं, हम जांच करेंगे, ये सुनिए, तो महाविकास आघाड़ी की जहां आपस तक में आप नहीं, बात बहुत कर कम रहे हैं। दूरी है, मुझे देख के हाँ। बोलिए आप लोग, मुझे डर लग रहा है। महाविकास आघाड़ी की जो आप बात कर रहे एड्रेस करिए। हैं, आप जो बात कर रहे हैं दीघी पोर्ट की कर रहे हैं, राइट? मैं आपको ये बता दूं कि दीघी पोर्ट जो है वो कोई महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं दिया, वो एनसीएलटी में था। एनसीएलटी किसके अंडर है? केंद्र सरकार। एनसीएलटी के जरिए से वो अडानी को गया था, उसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। उल्टा वहां से केंद्र सरकार से प्रेशर था कि सारी बाकी की चीजों को नजरअंदाज किया जाए। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या है। मोडानी का रिश्ता हमने नहीं दिया, ये रिश्ता क्या है जो एनसीएलटी ने आपने दिया। केंद्र सरकार के प्रेशर और पर फिर जो जी सोरोस की बात कर रहे हैं, हाँ, भाई सोरोस बोलिए। कोई कांग्रेस का सदस्य है, उत्तर वहां बैठा है यूएस में, और वहां से कोई कुछ बोल दे तो इतना बड़ा देश है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके ऊपर कोई असर पड़ जाएगा? आप सब बैठे हैं, बता दीजिए, कल को यहां से बैठ करके कोई बाइडेन के खिलाफ बोल दे तो क्या यूएस की सरकार गिर जाएगी? अजीब बातें चल रही हैं। और आप तो लगे हो विदेशी साजिश के पीछे लगे हो ना। भाई हमारी क्या एजेंसियां इतनी कमजोर है, निकम्मी है? नहीं, ये हमारी जो सरकार है वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है। और नरेंद्र मोदी जी को 2013 से पहले हमारे यहां का जो मीडिया है और दूरदर्शन वो कमजोर लगता था और बीबीसी विश्वसनीय लगता था। आज बीबीसी खलनायक हो गया। आप हमारी 100 साल की इतिहास की बातें कर रहे हो ना, बीबीसी ने तो 20 साल पहले का इतिहास निकाला है।
वो भी थोड़ा सा दिखाया है, आग बबूला, लाल आंखें, और विदेशी बात करते, विदेशी कहते हैं कि साजिश है। विदेशियों के साथ में तो इतना बिजनेस हो रहा है, यूएस के साथ बिजनेस हो रहा है, आपका यूके के साथ बिजनेस, फ्रांस के साथ बिजनेस, जापान के साथ बिजनेस हो रहा है। क्या इंदिरा गांधी जी ने भी बीबीसी के खिलाफ एक्शन लिया $117 था? बिलियन का हो रहा है धंधा। सर इधर और आप लाल आंखें दिखा पा रहे हो? सापरा साहब, लाल आंखें दिखा पा इंदिरा रहे हैं? गांधी जी ने बीबीसी के खिलाफ ये तो आंखें बंद करके बैठ गए। सर मेरे सवाल का तो जवाब तो मैं तो बता दूं, पहले आंखें इंदिरा बंद करके गांधी जी बैठे। ने बीबीसी के खिलाफ एक्शन लिया था? भाई उस समय इमरजेंसी के दौर के अंदर नहीं, 70 जो की बात कुछ जो कुछ 70 की बात है, उससे पहले, उस समय, इमरजेंसी से पहले। तो इसका मतलब है कि पूछ रही हूँ। कांग्रेस ने कुछ किया होगा तो इनको भी इजाजत मिलनी चाहिए। चलो, तो कांग्रेस इन्होंने मान लिया कि कांग्रेस के लिए तो सही, धन्यवाद। कांग्रेस ने तो अच्छा ठीक है, विक्टिम कार्ड आप कह रहे हैं, इस बार पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, 2 लाइनें से। कांग्रेस ने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी खोला, इसरो भी खोला, एम्स भी खोला, आईआईटी भी खोला। अब वो सारे काम करिए ना। आप पुराना इतिहास निकाल रहे हैं, वो 20 साल पहले की अगर कोई डॉक्यूमेंट्री निकाल के लाए। आप कह रहे थे विक्टिम कार्ड पीएम खेल रहे हैं, एक बार सुना देते हैं, क्योंकि पीएम ने जो भाषण दिया है लोकसभा राज्यसभा में, उसमें तो ऐसा नहीं लगता है। सुनिए। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। घनश्याम जी वो कह रहे हैं कि विपक्ष बचने का रास्ता खोज रहा है, और जितनी तालियां आप बीजेपी के सांसद और मंत्री बजा रहे थे, वैसे ही ये बच्चे भी बजा रहे थे। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, इसी को मैं नरेंद्र अडानी स्पीच कहता हूं। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, और आधा सदन अडानी अडानी के नारों से गूंज रहा था। 3 घंटे प्रधानमंत्री बोले। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, 1 हफ्ते ये लोग छुपे हुए थे, 1 हफ्ते। नहीं, ये तो गलत बोल, मैं बता रहा हूं, हम लोग लगातार अंजना जी इसको करेक्ट कर लेंगे अगर मैं गलत होऊंगा। 1 हफ्ते छुपे हुए थे। शुरू में आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रवक्ता नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, जब विपक्ष बोलना शुरू किया तो हम भी बोलने लगे। मैं बोलता, मैं विपक्ष ने तुरंत बोलना शुरू किया। पहली बात उन्होंने कहा कि एक सेकंड पीछे मत बोलिए, देखिए ठीक है, पहले बोलना शुरू कर दिया। ये अच्छा तर्क हो सकता है, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। हाँ, मुद्दे। अभी इन्होंने कहा कि नरेंद्र नहीं, गौतम अडानी जी, गौतम अडानी जी, अभी इन्होंने कहा कि गौतम अडानी जी छत्तीसगढ़ जाते हैं, जहां जहां जाते हैं 60,000 जाते नहीं, बुलाए जाते हैं 60,000 70,000 करोड़ का पैसा निवेश करते हैं। हमें सोचना चाहिए पैसा कहां से आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी जीवन की तपस्या है। यहां पे जितने लोग बैठे हैं जो 60-70 साल से ऊपर, हर एक के जीवन की तपस्या है अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने का। जीवन की तपस्या सभी की होती है, लेकिन उस तपस्या में क्या क्या शामिल है। जवाहर सरकार ने राज्यसभा में, जिसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी कहा था, सुना होगा, उन्होंने कहा कि 47,000 करोड़ आमदनी थी, संपत्ति थी अदानी जी की, जब वो प्रधानमंत्री जी के साथ शपथ लेने के लिए 2014 में आए थे उसी जहाज से। जनवरी 2023 में जब वो एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड बनने लगे तो उनकी संपत्ति हो गई 11 लाख करोड़। ये किसकी तपस्या है। और ये जो कहा कि 60-70 हजार करोड़, यही इंडिया टुडे है, मुझे लगता है देखना चाहिए सबको। इसमें लिखा है कि अदानी जी के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा कहां से आता है। अगर कोई कंपनी अच्छा काम करती है तो वो शेयर मार्केट में उसके काम के आधार पर उसके शेयर के दाम बढ़ते हैं, लेकिन अगर वो आप अपने शेयर्स पे कब्जा कर लें, उसके बाद उन शेयर्स के दाम बढ़ा करके उसी को बैंकों में गिरवी रखें, हाँ। और उसके आधार पर अधिक कर्जा ले, तो ये एक पॉन्जी स्कीम, एक घोटाला बन जाता है। लेकिन आपको कर्जा कौन दे रहा है। आपको 37,000 करोड़ एलआईसी ने दिए। एक कंपनी का नाम बताइए जिसको एलआईसी ने 37,000, आज तक 70 साल के इतिहास में एक कंपनी का नाम बताइए जिसे एलआईसी ने 37,000 करोड़ दिया हो, या एसबीआई ने 27,000 करोड़ दिया हो। एक आखिरी बात, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी देश के सबसे प्रखर प्रवक्ता हैं। उनकी शैली, उनकी भाषण का कोई मुकाबला नहीं। इसीलिए मैं बहुत साधारण आवाज में पूछना चाहता हूं, जो संसद में पूछा गया, पिछले 20 सालों में अदानी समूह ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है। इस सवाल का जवाब देश को जानना जरूरी है। और जो कहा गया, जॉर्ज सोरोस ने कहा है $1 बिलियन खर्च करेगा। इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना बहस के संसद में यह पारित किया कि विदेशी लोग भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकते हैं, बिना बहस के। आज इसका जवाब दीजिए आप सुधांशु जी।
देखिए, इनकी बात का स्टेप बाय स्टेप जवाब देते हैं। इन्होंने कहा 47,000 करोड़ की संपत्ति से जाके चेक करिए, 2012 में 8.2 बिलियन डॉलर्स की कैपिटल थी अडानी ग्रुप की। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, अगर सबसे बड़ी बात आपने पिछले 20 सालों की कही, 20 सालों की बात बहुत मजेदार कही गई है। 20 सालों की बात ये कह रहे हैं, 20 सालों की बात वो कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 20 साल पहले आपकी सरकार ने यूपी में तो एक दादरी प्रोजेक्ट लगाया था, किसको दिया था? अंबानी को दिया था। दादरी का कहीं ईंटा दिखता है? ईंटा दिखता है? यूपी डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन क्या थे? सारे के सारे उद्योगपति थे, मुंबई भी जाते थे, फिल्म स्टार भी आते थे, सब कुछ हुआ। क्या हुआ यूपी में डेवलपमेंट? ढेला। वो पैसा कहां से गया? अब मैं ये भी पूछना चाहता हूं विनम्रता के साथ, जो संपत्ति बढ़ाने की बात करते हैं, तो ऐसा उदाहरण यदि सपा के मुंह से आए तो इतना वो लगता है। आपने किसी व्यक्ति के बारे में सुना है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन में हो और विद इन 10 ईयर्स उसके पास ऑफिशियली 150 करोड़ रुपए की संपत्ति हो? वो इनकी पार्टी के मंत्री थे, गायत्री प्रजापति। ऐसा रोजगार का अवसर तो मुझे लगता है युवाओं को अनुसंधान करना चाहिए कि बगैर नौकरी धंधा किए हुए, बगैर बिजनेस किए हुए, बिलो पॉवर्टी लाइन से 150 करोड़ के ऊपर। अब मैं 20 साल वाले इनके जवाब देता हूं। ये सच है, 20 साल से मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। 20 साल से जमीन आसमान एक कर दिया। हमारी सरकार तो छोड़िए, अपनी सरकार में यूएस सीनेट को लिख के भेजा कि मोदी जी को वीजा न दे, जबकि मोदी जी ने तो वीजा के लिए साठ सांसदों ने लिख के भेजा। तो एक लाइन कहना थोड़ी बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाइए, एक लाइन पूरी परेशान हो। एक मिनट, देखिए बीबीसी में एक लाइन और बोल दूं, इंदिरा जी ने बीबीसी में प्रतिबंध नहीं लगाया था। बीबीसी के दफ्तर पे ताला लगा के उनके ब्रिटिश कर्मचारियों को पकड़ के जहाज में इंग्लैंड भेज दिया था। मगर रेड शुरू हुई। सापरा साहब प्लीज, सर शाउटिंग मैच नहीं, प्लीज प्लीज पूरा कीजिए। मैं एक लाइन कहता हूं, 20 साल से आप पीछे पड़े हुए हैं और 20 साल से मोदी जी अकेले कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः कहता हूं, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा। मैं भी कह दूं, सवाल ले लेती हूं। मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है। आप नौकरी का क्या मतलब समझते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है, या अडानी और ये सब जो रिलायंस वाले इतनी नौकरियां दे रहे हैं लाखों, तो वो क्या नौकरियां नहीं है? बहुत अच्छा सवाल। और कहते हैं दुकानों पे लगे हुए हैं बच्चे, वो 15-20 हज़ार रुपए ले रहे हैं। तो नौकरी का मतलब आप सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं? और आप कितनी नौकरियां दे देंगे अगर आप आ गए तो? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि इस देश में जो यहाँ युवा बैठे हैं, जब वो एलकेजी से शुरू करता है, 2 साल वहां पढ़ता है, 12 साल शिक्षा लेता है, उसके माँ बाप पेट काट करके उसकी फीस देते हैं अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता है। उसको एक मिनिमम गारंटी होनी चाहिए कि अगर आपने एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए। शुरुआत में अजय आलोक जी ने कहा कि इस देश में लोग आईआईटी चले जाते हैं, इंजीनियरिंग करने लगते हैं, मेडिकल कर। इस देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट 25-26% है। इसका मतलब 3.5 करोड़ अगर युवा होते हैं किसी उम्र के, तो उसमें से केवल 25% कॉलेज ज्वाइन करते हैं। इस देश के ज्यादातर युवा जो 12th पास करके 10th पास करके नौकरियां ऐसी खोजते हैं जिन नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया टुडे कहता है वो नौकरियां भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि क्या इस देश में सिर्फ वही जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का हिस्सा रहेगा उसे नौकरी मिलेगी? इस देश की सरकार को की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आपने पिछले 24 साल में 14 साल राज किया है तो आप युवा को यह ना कह सकें कि जाओ तुम पकौड़े तलो। ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं बोलना चाहता हूं, पिछले 8 साल में 6.5 करोड़ लोग एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम से जुड़े। एम्प्लॉय नहीं बने, इंश्योरेंस करा लिया 6.5 करोड़ ने। मेरा सवाल ये कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो केवल रामचरितमानस पर ही बयान दे रहे हैं, वो महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते? इस देश में अगर आप देखिए, जो भी हमने सुना है उनके खिलाफ बोलने पर आपके 2 प्रवक्ताओं को निकाल दिया गया। देखिए, मैं तो महिला प्रवक्ताओं को। ये थोड़ा सा राजनीति का अजब दौर है कि अडानी जी के पक्ष में बोलने के लिए 7 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छुपे रहे। तो किसी के खिलाफ बोलने पे किसे निकाला जाता है, पार्टी का अपना डिसीजन है। जैसे इनका निर्णय था कि 7 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल का जवाब दे दीजिए। उनका जो सवाल है, मुझे लगता है इस देश में, जैसे आज का अगर आप अखबार देखिएगा, 2 युवकों को सिर्फ इसलिए जला दिया गया, बजरंग दल के ऊपर आरोप है कि उनके ऊपर या तो उन्हें किडनैप किया गया या उनके ऊपर आरोप था कि वो मांस लेके जा रहे थे। 2 युवकों को जला दिया गया गाड़ी में, उनके परिवार ने आरोप लगाया बजरंग दल के ऊपर। बजरंग दल यानी आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं उसी पे बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस देश में जो कोई भी इस तरह का काम कर रहा है, जो भी सेकुलरिज्म, जो भी किसी भी तरीके से धर्म को अपनी राजनीति का हिस्सा बना रहा है,
वो व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला अपना रहा है, और वो इसलिए अपना रहा है कि उसको पता है कि अगर उसने धर्म को राजनीति का हिस्सा बना दिया तो उसको महंगाई पे नहीं बोलना पड़ेगा, उसे रोजगार पे नहीं बोलना मुझे पड़ेगा। पता इस था देश स्वामी के अपने प्रसाद मौर्य पे नहीं बोलिए। युवाओं को ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई लिखाई करो और पकोड़े तलो। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं बोला, मैंने कह दिया कि इस क्या देश कह- में क्या कह दिया? जो भी इस देश में, चाहे अंजना वो जी, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, सुधांशु त्रिवेदी जी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जो भी इस देश में धर्म को राजनीति का हिस्सा बना रहा है वो महंगाई और रोजगार से भाग रहा है। अखिलेश यादव जी को आपने कहा है हमें उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट मिले इस बार के चुनाव में, और अगर आप देखिए उन सभाओं में तो हमने लगातार महंगाई और बेरोजगारी की मेरा बात सवाल कांग्रेस पार्टी और किसी को बीजेपी से पूछना है सवाल? ठीक है। हाँ, आप लोगों की सर जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग अडानी साहब पे लगा रहे हैं उसका पूरी आधार है उसका हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट। सर इसी तरह कोविड में एक लैंसेट की भी रिपोर्ट आई थी, बाद में पता चला कि जिसने वो रिपोर्ट पब्लिश की वो वुहान लैब को फंड देता था। तो सर ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो है ही आप लोग के साथ, सर इसको कैसे निपटेंगे? तो वही तो हम कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब ना पता चलेगा कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के पीछे भी क्या है। ठीक है। ये तो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन एक लाइन किए ऐड कर पूरे दें। पूरे देश के अंदर बवाल एक सेकंड, एक सुधांशु फैक्ट जी। ऐड कर दूं, हिंडनबर्ग की खुद जांच चल रही है अमेरिका में। मेरा सवाल आप दोनों से है, आप उनके कुशासन के बारे में बात करें, आप इनके कुशासन के बारे में बात करें कि अदालत में बम फूटते थे और आपके जमाने में बुलडोजर चल रहे हैं। तो जो अब बजट भी आया था उसमें भी युवाओं को ज्यादा उम्मीद नहीं दिखी। तो जो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी, उस पर आप सारी राजनीतिक पार्टियां कब बात करना शुरू करेंगी, कब ध्यान देंगी? हम तो बात कर ही रहे बहुत हैं। अच्छा सवाल किया है। मैं यही तो दर्शकों भाग से रहे ये हैं। अनुरोध करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो कभी करेंगे नहीं। अब तो हम करीब 14 साल सत्ता में रह लिए, अब जाइए सबका चेक कर लीजिए किसके दौर में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना रहा, किसके दौर में रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहा, किसके दौर में रोजगारी की दर क्या रहा। साफ हो जाएगी पिक्चर। इसलिए ये लोग कभी रोजगार और रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ, हम एक बात बस कह देना चाहते हैं, चेक कर लीजिएगा हमारे पूरे 14 साल में अटल जी का और मोदी जी का मिला लीजिए, हमेशा केवल 2020 के कोविड के दौर को छोड़कर रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ऊपर रही है। तो जो इनके सरकारी- हमेशा जो केवल सरकारी आंकड़े 2008 और 7 को छोड़ के रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑफ ग्रोथ से ऊपर रही हो। कितनी ऊपर रही है? छोटा सा 10, 12, 25% मैं रही एक हो। रेट ऑफ भ्रम- ग्रोथ 2%। एक भ्रम जो फैलाया गया है यहाँ पे कि LIC की इन्वेस्टमेंट अडानी के अलावा किसी और कंपनी में नहीं है, ये सरासर झूठी बात है। गलत बात राजनीतिक दल के प्रवक्ता को नहीं करना चाहिए। अडानी की NSE में लिस्टेड 278 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। लार्सन टर्बो, NTMC, तमाम ऐसी कंपनीज है। LIC की खुद स्टॉक होल्डिंग, उन्होंने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा है। अमाउंट ऑफ कितना? That is less than सबसे ज्यादा 1%। तो IDBI बैंक में 49% LIC खुद ही ओन करती है। 37,000 1% से कम एक्सपोजर था। तो गलत एक अडानी हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकता है भाई। जो आप लोग कहते थे कि लोग बैंक के आगे आत्महत्या करने लगेंगे, इनके नेता कह रहे थे, तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है। ठीक है, पूछो। सर मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से है कि सर आप अगर कोई भी कुछ सवाल पूछते हैं आप उनको एंटी नेशनलिस्ट बोल देते हैं। सर एंटी नेशनलिस्ट बोलने के लिए सर आपने उनके ऊपर सेडिशन सर कितने सर 2010 के बाद मोर देन 11,000 केसेस सेडिशन के लगाए गए हैं, एंड जिसमें से 65% आफ्टर 2014 जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद है। तो सर क्या ये गलत नहीं है? जो आपके खिलाफ बोले वो देशद्रोही। सुधांशु जी, बहुत अच्छा सेडिशन का मुद्दा उठाया। 2019 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि सेडिशन खत्म कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। अब पूरी बात होने दीजिए मान्यवर। मगर 2019 के बाद पहली सरकार कौन थी जिसने सेडिशन का यूज किया? राजस्थान की सरकार। किसके खिलाफ यूज किया? सरतन से जुदा वालों के खिलाफ नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, अपनी पार्टी के एमएलए और मिनिस्टर्स के खिलाफ, अपनी पार्टी के एमएलए और मिनिस्टर के खिलाफ सिडिशन का यूज किया। अब बताइए, अगर ऐसे लोग आकर जब मांग करते हैं सिडिशन वाली तो उनका क्लियर हो जाता है। हम तो नहीं हटा रहे भाई, हम तो मानते हैं कि आतंकवाद पे नियंत्रण पाने के लिए यह एक्ट बहुत जरूरी है, मगर हमने कभी अपनी पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ नहीं यूज किया। आपने हमारी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी पत्रकारों के खिलाफ आप नहीं, आपने तो अरे आपने अपने मंत्री के खिलाफ। मजे की बात यह है वो मंत्री मेरी सरकार में मंत्री है और उसके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा है। सुधांशु जी, क्या आपके ऐसा पास उदाहरण। कोई आंकड़ा है जो ये साबित करे कि आपने जो सेडिशन के चार्जेस लगाए हैं उसमें से कितनों में कन्विक्शन हुआ है, या फिर उनको जेल में रखना और एक चलिए, हत्या में नैरेटिव कितने बनाने में के लिए conviction है बताइए? सिर्फ इसका इस्तेमाल होता है? हत्या में पूछिए। कितने में कन्विक्शन है बताएं? जो लोग ये कहते हैं कितना कन्विक्शन होता है बोलिए ना। हम न्यायिक प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। मैं कहता हूं इंदिरा गांधी की हत्या सरेआम प्रधानमंत्री आवास के अंदर हुई थी। कितने साल लगे थे फांसी होने में? 5 साल। जबकि उसके बाद राजीव गांधी की सरकार थी। इतना एक्सपर्टाइट होता है, एक प्रोसीजर होता है। मगर ये तो वो कहने लगते हैं साहब कि लगाइए ही नहीं सिडिशन। चलिए, हमने जब से लगाना शुरू किया है वो आंकड़े तो छोड़िए, मगर एक आंकड़ा तो दिख रहा है। अब बताइए, इनके जमाने में, मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूं, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, फैजाबाद, नागपुर, जयपुर, कहां धमाके नहीं होते थे? आज हो रहे हैं कहीं। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्क में रखा रहता था, रेलवे स्टेशन पे छूना नहीं, बम फट जाएगा, हो रहा है कहीं?
अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में आ गया, दंतेवाड़ा में जाके प्रधानमंत्री की सभा हो गई, चिंता गुफा जहां नक्सलाइट्स कहते थे कि हियर गवर्नमेंट डजंट एग्जिस्ट, वहां गृह मंत्री का दौरा हो गया। और वह कश्मीर जहां सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, इतना जलवाए जलाल और हौसला जमाल था, वहां पर आपने 2 भाई बहनों को कितने सुंदर पारस्परिक स्नेह में जमीन पर बैठ गया, बर्फ के गोले फेंकते हुए देखा। हमारी जमीन पर आकर के बैठ गया। अरुणाचल से भी चीन घुस रहा है। ये जो सेडिशन चार्जेस सरकार लगाती है या देशद्रोह का एक पूरा नैरेटिव बनता है, उससे तो बीजेपी को लगता है फायदा ही होता है, इसीलिए करते हैं। देशद्रोह बहुत गंभीर अपराध है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देशद्रोह को ऐसे बना दिया गया जैसे दफा 25 की पुड़िया रख करके पुलिस पकड़ लेती थी किसी को। मतलब सबसे आसान था कि 20 ग्राम गांजा रख के किसी को जेल भेज दो। तो देशद्रोह का अपराध जो सबसे गंभीर अपराध है, कोई व्यक्ति अगर देशद्रोह में आता है तो बहुत गंभीर अपराध है। अब तो वायरल वीडियो पर देशद्रोह हो जाता है। अगर एक आप अंजना जी एक ट्वीट कर दे, एक मिनट प्रभु एक मिनट, आप उनसे विड़ दीजिएगा। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं कि अगर किसी ने एक ट्वीट कर दिया तो किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी और वो देशद्रोह में अंदर हो जाएगा। जबकि कितनी बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इस बात को कि देशद्रोह जो है उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया तो पूछे सिद्दीकी कप्पन का किसी ने कुछ लिख दिया, सबकी भावनाएं आहत का उदाहरण दे रहे हैं कि सिद्दीकी कप्पन में देशद्रोह लगा दिया गया, दुनिया भर की चली खबरें, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और कहा कि कुछ भी नहीं मिला जो लगाया गया। तो इस तरह के मामले जो होते हैं वो संदेह पैदा करते हैं। सवाल ये नहीं है, इन्होंने तो जो राजस्थान का उदाहरण दिया वो तो राजनीतिक प्रतिशोध या राजनीतिक चक्कर में लगाया गया, लेकिन इस तरह तो साधारण लोगों पर लगा दिया वो गलत प्रतिशोध में देशद्रोह का उपयोग हुआ। मेरा सवाल हाँ वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। सुधांशु जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड इशू था वो वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने फॉरेन की 1-2 एजेंसीज के जो जहाँ से लोन ले रखे थे वो भी उन्होंने एडजस्ट करवा दिए। जो LIC और इससे अपना SBI से जो लोन ले रखे हैं उनको क्यों नहीं एडजस्ट कराया गया? अपनी कैपेबिलिटी तो उससे ज्यादा बहुत बढ़ती। वरिष्ठ हैं, कोई भी लोन जब उसका टर्म कंप्लीट होता है उसी समय उसको एडजस्ट किया जाता है। शेयर जब आप इशू अपना पब्लिक इशू लगाते हैं वो आप चाहें तो इशू करने से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, पर लोन तो उस समय जब उसका टर्म खत्म होगा तब पे नहीं कर सकते। सर 2-3 सवाल एक साथ लेके, क्योंकि मैं OP शर्मा, मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क हुए हैं या मतलब जो अच्छे काम हुए हैं मोदी जी ने किए हैं, जो जैसे 3 तलाक को ख़त्म किया और ये सर्जिकल स्ट्राइक की और ये आर्टिकल 370 हटाया, तो वो तो सारे भूल गए। मतलब उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे दूसरी पार्लियामेंट में इंग्लैंड के अंदर और दूसरे कंट्रीज के अंदर ये विपक्ष भी मतलब ये प्रेज करता है कि भाई अच्छा काम है और देश के हित में है। वो 2024 का विजन क्या है? मतलब ये कैसे सारी पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी को सारी घेर रही हैं, इन सब का विजन क्या होगा? मतलब विजन क्या है विपक्ष का? हाँ, तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से है कि पहले तो दाढ़ी बढ़ाने से कोई मोदी नहीं बन जाता, और दूसरा ये है कि वो राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी घुमाए और जो उनका मेन मुद्दा था, क्या वो जनता से वोट बैंक था, जनता के इमोशनल डैमेज देके कि एक टी-शर्ट में पूरा देश घुमाए, कितने बेचारे हैं, वोट बढ़ा लेंगे अपनी, या फिर वो वाकई में देश को जोड़ना चाहते हैं? ठीक है, एक साथ जवाब दें जल्दी। मेरा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी से कि आप लोग गाते रहते हैं कि मोदी जी ने अडानी को पूरा देश बेच दिया। आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तिब्बत का एक टुकड़ा ये कह के दे दिया कि वो एक बंजर जमीन है, उसको आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल कांग्रेस वालों से, समाजवादी पार्टी से है कि वो मोदी पे इतने चार्जेस लगा रहे हैं, बाकी आप वो नहीं सोचते कि मोदी जी ने कितना काम करा है, आज में कितना काम हो रहा है, कितनी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ पर, कभी किसी और राज्य में हुआ? बस ये थोड़ा ही कि आप जो है यात्रा कर लें और कह दें कि हम सब साथ हैं, इससे नहीं काम चलता। ठीक है, चलिए आप दोनों के जवाब से शुरू करते हैं। सापरा साहब, देखिए सवाल ये है कि अडानी को अगर हमने कुछ ऐसी कंपनियां यहां पर बनाई है, PUC है, तो एक एक करके वो किस तरह से अडानी को उसके शेयर जाते गए वो सभी को पता है। एयरपोर्ट उनके पास में गई, पोर्ट उनके पास में गई, घेल का पार्ट गया, LIC का बड़ा शेयर उसमें गया है। तो इसी का विरोध, यहीं से आर्थिक विषमता की बात होती है कि देश का 1% जो उद्योगपति है उसके पास
अगर देश की 50% संपत्ति चली जाएगी तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है देश के लिए, और आपके लिए जो नौजवान है उनके लिए वो ज्यादा बड़ा कंसर्न है। नेहरू जी का जिक्र आया तो मुझे लगता है कि जितने साल नेहरू जी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जितने साल लड़ाई, उतने साल भारतीय जनता पार्टी के कई 2 नेता मिला लीजिए, उतने लोग प्रधानमंत्री भी नहीं रहे हैं आजादी से पहले। दूसरी बात, जितने साल वो जेल में रहे उतने साल भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहा है, वो देश के लिए जेल में रहे। तिब्बत को पर चीन ने कब्जा नेहरू जी के जमाने में किया था, ऐतिहासिक सच्चाई है। यह भी सच्चाई है तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने माना था चीन में जाकर के। तो दोनों ये इसको भी देखना चाहिए। नेहरू जी के समय चीन को तिब्बत का अभिन्न अंग भारत ने नहीं माना। नहीं, ये गलत बात नहीं है ना। थैंक्स ऑफ ठीक है, इस पे भी जवाब दीजिए। और आज भी आप अटल बिहारी मनरेगा वाजपेयी के की सरकार के समय जिस जब मनरेगा के गड्ढा भरना है, गड्ढा बनाना इसी के सहारे। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री अटल जी तो 98 में बने जाते थे, सारा तिब्बत चीन के हिस्से में दिखाया जाता है। एक बार प्रोटेस्ट अलग बात है। हम बताते हैं हमारे जमाने में आधिकारिक बोल रहा हूं, आधिकारिक पूरी बात बोलिए। सिक्किम पर चीन ने अपना दावा अटल जी की 2003 की दौरे में छोड़ा था, ये हम कह रहे हैं, वरना उससे पहले सिक्किम भी वो अपने सिक्किम को मिलाया किसने था? अरे भाई भारत में ये भी देख लीजिए, चीन ने दावा छोड़ा ना, मिलाया चीन ने दावा, आपने मिलाया दावा किसने? छोड़ा। अब दूसरी बात समग्रता में की जानी चाहिए। समग्रता में तो हम बात बिल्कुल कह रहे हैं। चलिए एक फैक्ट बताता हूं। आज जो भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स, बच्चे का जवाब दिया, सर बच्चे का जवाब मैं दे रहा हूं। भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत की सीमा चीन से मिलती नहीं थी, तिब्बत से हमारी सीमा थी, इसलिए आज नाम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। चाइना आपने पूरा दे दिया, चीना पूरी समग्रता से बात करिए। मनरेगा, हाँ जी, ये बात करते हैं। देखिए मनरेगा रोजगार, मनरेगा में अगर आप देखें तो आज मनरेगा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में 66,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट का प्रावधान किया है। मनरेगा में कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता था, हमने उसके साथ एसेट क्रिएशन भी जोड़ा है, क्योंकि एसेट क्रिएशन न होने पे भ्रष्टाचार का पूर्ण स्कोप रहता है कि सबको बांट दिया गया, अब उसमें जो एडजस्टमेंट सेटिंग होनी थी वो हो गई। अंत में एक बात कह दी उन्होंने कहा 1% व्यक्ति के पास यदि 50% संपत्ति हो तो बड़ा खराब लगता है ना। तो सबसे ज्यादा संपत्ति एक ऑर्गेनाइजेशन बताएं भारत में है जिसके पास है, वो है वक्फ बोर्ड। भारत में सबसे ज्यादा जमीनी संपत्ति अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे है तो वक्फ बोर्ड के ऊपर है, और शायद 12 लाख एकड़ के बराबर जमीन उनके पास है। वो आपने बड़े आराम से दे दिया था, तब नहीं नजर आया कि एक को कितनी संपत्ति होती है। और अंत में अंदर लाइटर केवल इनको देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है कि किसी एक बिजनेस हाउस की वजह से गिर जाएगी। वो डर इनको लगता है, जिनको लगता है एक नेता गिरने से उनकी पार्टी गिर जाएगी, उनको ये डर लगता है। और एजेंडा मैं बता देना चाहता हूं, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाता है। इनका एजेंडा बहुत क्लियर है, 2047 तक अपने अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाना है। तो हमारे और इनके एजेंडा में पूरा। चलिए, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़ी चतुराई से सुधांशु त्रिवेदी ने अंतिम में वक्फ बोर्ड को घुसाकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। वक्फ बोर्ड और फिर कह रहे हैं अर्थव्यवस्था। तो शायद यही सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा जिस पर 24 के चुनाव होंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में इतना ही। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।